नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भी NK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज बाजार के अंदर ऐसा क्या हो गया कि बाजार फिर से चल पड़ा। कौन सी खबर आई? गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद फिर चला बाजार। क्या रहा है? आखिर कोई खबर है क्या? क्योंकि कल अमेरिका की छुट्टी थी और चीन के बाजार 7 दिनों के लिए नया साल मना रहे हैं। जो हम 15 मिनट में कर लेते हैं वो वही 7 दिन में करते हैं। रोज नए कपड़े पहनते हैं, कपड़े पहनकर रोज नए नए आदमियों से मिलते हैं और गिफ्ट देते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं, ताकि इस नया साल, उनका मानना ऐसा है कि अच्छा जाता है। 7 दिन की छुट्टी रहती है। खैर वो विषय अलग है। आज बाजार पे बात कर लेते हैं। देखो, मैंने कल भी अपनी वीडियो में बताया था कि अगर आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू फॉलो करते होंगे तो निफ्टी का जो पुट कॉल रेशो है ना, वो काफ़ी ओवर सोल्ड हो रखा था। 0.6 के आसपास में था। और जब निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ तो जो उसका निफ्टी का पुट कॉल रेशो है 0.5 के आसपास हो गया। पहले से ही बहुत ही काफ़ी ओवर सोल्ड हो गया। तो एक शार्प रिकवरी आने की वजह तो ये भी बनती है। दूसरी एक वजह ये भी है कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो हमने बजट वाले दिन गैप डाउन ओपन किया था, उसके बाद डील की खबर आई थी, तो गैप अप ओपन हुआ था, तो उसके बीच का जो वो बोलते हैं ना, गैप रह गया था। तो जनरली ऐसा देखा गया है कि जब भी निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो वो जो गैप रह जाता है ना, उस गैप को फिल करने के लिए निफ्टी आता है। तो वही हुआ। निफ्टी ने 24,400 का जो बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं से अपना वही गैप फिल किया और फिर बाजार चलना चालू हुआ। कल भी निफ्टी ने ऐसे ही किया कि भाई नीचे से ऊपर बंद हुआ और आज खुला जरूर कमजोर, लेकिन उसके बाद ही ऊपर बंद हुआ। उसमें जो ऊपर बंद हुआ उसमें विदेशी संस्थागत निवेशकों की खरीदारी आई है। लगभग 998 करोड़ रुपए एफआईआई ने खरीदे हैं। एफआईआई ने माल खरीदा है और लगभग लगभग ये मान के चलो 400 करोड़ रुपए के आसपास, 375 करोड़ रुपए डीआईआई ने खरीदा है। तो दोनों की खरीदारी देखने के लिए मिली। और अल्टीमेटली जो सेंटीमेंट थे वो सेंटीमेंट पॉजिटिव वे में बन गए। एक तो फूफा नाराज नहीं हुआ, पिछले 3 दिनों से फूफा की कोई खबर नहीं आ रही। जगत फूफा डोनाल्ड ट्रंप कोई ट्वीट सोशल पे कुछ नहीं बोल रहा। एक पॉजिटिव खबर ये आ गई कि उन्होंने बोल दिया कि भाई हम अमेरिका के साथ में ईरान डील करने के लिए तैयार है। तो ये भी पॉजिटिव है। हाँ, थोड़ी मेटल के अंदर हाई वोल्टिलिटी बनी हुई है। मतलब चांदी जहाँ लोग बाग 4,30,000 के आसपास खरीद रहे थे, वो 230 पे आ गई है। जिसने टॉप पे खरीदी है 10 किलो चांदी, वो 20 लाख के घाटे में बैठा है। तो इसलिए पैनिक ना करें, वो तो सब चलता रहता है। एक पॉजिटिव खबर जो आई बाजार को अंदर, जिसने एक अच्छा माहौल बनाया, वो मैक्रोन, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं मैक्रोन, वो भारत में आए हुए हैं और अभी वो बम्बई में हैं। उनके आने से क्या हुआ कि जो डिफेंस वाले शेयर है ना, वो बढ़िया झमाझम वाले स्टाइल में चल गए। क्योंकि ये लगभग ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 3.5 लाख करोड़ रुपए की डील होने वाली है। 3,60,000 करोड़ रुपए की डील के आसपास ऐसा बनेगा, जिसमें भारत फ्रांस से 114 फाइटर जेट खरीदेगा, राफेल। अब जो 114 खरीदेगा उसमें से 24 जो फाइटर जेट हैं वो तो रेडी टू मूव रहेंगे। मतलब 24 फाइटर जेट जो आएंगे वो तो आते के साथ ही आपके फाइट के लिए तैयार रहेंगे। और जो बाकी 90 विमान है ना राफेल, वो भारत के अंदर विकसित होंगे। और उसमें राफेल के मतलब फ्रांस की टेक्नोलॉजी भी होगी, कुछ भारत की टेक्नोलॉजी होगी। तो वो दोनों की जॉइंट उससे बनने वाले हैं। तो ऐसी खबर आने से जो डिफेंस वाले शेयर है ना, वो झूम पड़े। दूसरा, जो एक ही बार आपने देखा कि पिछले हफ्ते 4-5 दिन बाजार लगातार जब से एआई का वो टूल आया ना, एंथ्रोपिक एआई ने, तब से बाजार गिरते ही जा रहे थे, गिरते ही जा रहे थे। लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब एआई की पिक्चर खत्म हो गई है, अब सब कुछ बंद हो गया, ताला लगाओ। मेरे भाई, आज जो बाजार के अंदर पॉजिटिव वे भरा ना, वो आईटी नहीं भरा। आईटी की जो इंफोसिस है ना, उसने एंथ्रोपिक एआई के साथ में कोलैबोरेशन कर लिया है कि आओ यार, देखो क्या है, तुम कोई ऐसी अच्छी चीज लाए हो तो हम भी आकर बैठ के बात कर लेते हैं और बढ़िया अपना चलाएंगे। ऐसे ही अनुमान जताया जा रहा है कि एआई से आने से 9 करोड़ नौकरियां जाएंगी, ये खतरा है। लेकिन घबराओ नहीं, 17 करोड़ नई नौकरियां आएंगी जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से रहेंगी। जाहिर सी बात है, यही होता है जब भी कोई इनोवेशन होता है देश में, जब भी कुछ नई चीजें होती हैं तो ये होता है। जो पुराना ओल्ड, भाई जाहिर सी बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहे हैं तो जो उसको समझते होंगे एआई के इंजीनियर्स, एआई, क्योंकि अपन तो केवल यूजर हैं। अपन ने कोई एंथ्रोपिक बनाया क्या? अपन ने चैट जीपीटी बनाया क्या? अपन ने ओपन एआई बनाया क्या? अपन फालतू चीजों में पढ़ते नहीं ना। अपन इनोवेशन के चक्कर में पड़ते नहीं ये। अरे अपन ने एक ड्रोन बनाया क्या आज तक? हम जो शादियों में ड्रोन बनाते हैं ना, DJI 30 करके
ड्रोन है, वो भी चाइना से खरीदते हैं, 1.5 लाख के आसपास में आता है। DJI-313 ऐसे कुछ आता है। एक खिलौने टाइप का ड्रोन बना दो, पर भाई उसके लिए पैसा लगता है, और पैसे की स्थिति तो मैंने बता रखी है। खैर वो विषय अलग है। तो आज जिस कारण से बाजार गिरे, उस कारण से ही बाजार आज सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे तो आईटी के कंपनी के जो शेयर है, इन्फोसिस 5%, टेक महिंद्रा, टीसीएस, विप्रो, क्योंकि यार काफी मतलब गिरे जिस रफ्तार से थे, ऐसे गिरे थे, ये लिफ्ट से नहीं आए थे, रॉकेट से नीचे आए थे। जनरली होता ये है कि भाई बाजार जो ना, जो बाजार सीढ़ियों से ऊपर जा रहा है वो लिफ्ट से नीचे आता है, इसको कहते हैं पैनिक सेलिंग। और जब पैनिक सेलिंग ना करे, ओवर रिएक्ट करे, तो ओवर रिएक्ट को आप बोलोगे कि ये रॉकेट से नीचे आ रहे हैं। ऐसा समझ लो आप किसी जहाज में, जैसे आईटी कंपनियां हैं, और कोई कंपनी 10 लाख करोड़ की है, कोई कंपनी 15 लाख करोड़ की है, कोई कंपनी 8 लाख करोड़ की है, कोई कंपनी 4 लाख करोड़ की है, ऐसा करके। और आपको पता चला कि भैया आपने उस जहाज के अंदर, कील तो बहुत बड़ा हो गया यार, आपको जहाज को जो गेट को पेंट करना था ना, वो पेंट करने के सोच रहे हो आप गेट के, वो भी कुंदे पे। जहाज बहुत बड़ा है, उसके कुंदे पे आपका पेंट करने का है। अब आप जैसे ही पता चला आगे कि समुद्र में लहर आने वाली है, तो आपके हाथ पैर फूल गए। मतलब जो ज्यादातर रिटेल निवेशक है ना, वो खबरों के दम पे ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे वो बिजनेस ही खत्म होने वाला है। यार जिस व्यक्ति ने, आईटी कंपनी है, मान लो इन्फोसिस की बात करो, टीसीएस की बात करो, जिन्होंने 10-10 लाख करोड़ रुपया लगा रखे हैं, उन्हें कुछ नहीं हो रहा। यार वो भी तो कुछ सोच रहे होंगे ना कि भाई अगर ये कोई ऐसा टूल लाए हैं तो उस टूल का अपनी कंपनियों के साथ में कोलैबोरेशन करो, और उससे सीखो क्या अच्छा है, क्या खराब है, क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं, आपके सहयोग से हम और बेटर क्या कर सकते हैं। भाई अगर कोई समझ, आप समझो, हम पहले पैदल चलते थे, किसी ने साइकिल का इनोवेशन किया, भारत ने नहीं करा, वो चक्कर में बहुत पढ़ना था। यो 1800 कुछ ईस्वी में साइकिल का जो आविष्कार हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। टेंशन नहीं लेना, अपन चक्कर में पढ़ते ही नहीं। साइकिल से फिर और यात्रा सुगम हुई, फिर साइकिल के अंदर ही मोटर लगाया तो मोटरसाइकिल बन गई, फिर गाड़ी बन गई, बग्गी बन गई, कार बन गई, और आप देखो आज लंबोर्गिनी, ओडी, बीएमडब्ल्यू। तो अगर इनोवेशन होता है ना, जैसे हम अभी आपने देखा होगा कि जो समिट हो रही थी, उस समिट में भारत में हमारे जो पीयूष गोयल है ना, वो मतलब सॉरी अश्नवी वैष्णव जो आईटी मंत्री हैं, वो साथ बैठे थे, और ये बोल दिया था खुद वहीं बैठे बैठे समिट में, जहाँ पे ट्रम्प भी गया हुआ था, कि भारत तीसरे नंबर पे आता है, मतलब भारत यूजर बेस रखता है केवल। तो भाई ऐसा उन्होंने उस रोकते हुए बोला कि नहीं, हम भी आपकी दौड़ में है। यही कारण है कि आज एआई समिट चल रही है, उसमें बड़े बड़े जो कंपनियां हैं, वो एआई का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हेल्थ में कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, या किस किस जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो सकता है, उसको लेकर के समिट चल रही है। और ऐसा नहीं आप सोचो कि यार समिट चल रही तो क्या हो गया, भाई इसमें 9 देशों के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं, मतलब राष्ट्रपति लेवल के आदमी, प्रधानमंत्री लेवल के आदमी, और 500 से ज्यादा एआई जो कंपनियां है ना, स्टार्टअप है ना, वे आए हुए हैं सीईओ, कि भाई हम ऐसे 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 कर सकते हैं। सबूत आप विचार करो, पहले लावा का मोबाइल आता था, वो छोटा सा मोबाइल है ना, माइक्रोमैक्स आता था। आज उनकी जगह रेडमी ने ले ली, और तुम्हारा सैमसंग ने ले ली। सैमसंग तो खैर पहले से ही आ रहा, बट सैमसंग ने बेटर फीचर्स देना चालू कर दिया। आज ज़्यादातर जो है ना, अगर आप किसी ने मतलब कोई मोबाइल यूज़ कर रहे हो, तो या तो रियलमी का करोगे, या रेडमी का करोगे, वन प्लस का करोगे, या फिर एप्पल का करोगे। मतलब कहने का क्या है कि इन्होंने फीचर्स दिए उस लेवल के। अगर तुम बोलते यार हम रेडमी को यूज ही नहीं करते, खत्म बात, तो फिर आप उस लेवल की फीचर्स भी नहीं ले पाते। अल्टीमेटली या तो आप उस लेवल का इनोवेशन कर लो। आप इनोवेशन करना चाहते नहीं, क्योंकि आपको केवल चुनाव जीतना है, फंडाबाजी और लफड़ाबाजी कुछ नहीं करना। आप बताओ, भारत के अंदर कोई भी एआई को लेकर के 8वीं में, 5वीं में, 10वीं में, 12वीं में, अरे कोई तो डालो, कुछ तो डालो, कुछ नहीं। आज भी हम वो सिकंदर को महान बता रहे हैं, सिकंदर महान था, सिकंदर ने युद्ध लड़ा था। अरे सिकंदर हो गया, मोहम्मद गोरी ने युद्ध लड़ लिया, वो टाइम था जब हम कंप्यूटर युग में नहीं थे, तब हमें किताबों से आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 20, अगर कोई 20 बुक मुझे एक दिन में पढ़नी रहे ना, तो मैं 20 बुक एक दिन में पढ़ सकता हूँ। सीधी सीधी बात है, मैं ग्रुप पर डालूंगा, बोलूंगा कि इसकी 1000 शब्दों में समरी बना के दो,
और इसमें क्या क्या एग्जाम्पल के साथ वो 5 मिनट में करके दे देगी मुझे। मैं केवल उन्हीं फैक्टों को पढ़ूंगा ना, उन्हीं तथ्यों के साथ में पढ़ूंगा। तो कहने का मतलब है हम जिस समय पे अकबर और मोहम्मद गौरी और उसने फलाना युद्ध लड़ा, उसने ढिमकाना युद्ध लड़ा, वो तब का युग था। आज कंप्यूटर युग है। आज बच्चों को 2 मिनट लगती है, खट 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 वो बता देते हैं कौन सा युद्ध कौन जीता था, कब किसके बीच में हुआ था। हम आज भी सिकंदर महान पढ़ रहे। भाई आज अगर हमने, जैसे अभी मैं तुमसे बताऊं, एक थोड़ा सा आउट द वे जा रहा हूँ, किसी बच्चे से आप बोलना कि यार तुम्हें क्या करना है, मतलब मैं कह रहा हूँ 100 में से अगर आप एक अनुमान करोगे तो 4 या 5 बच्चे से निकलेंगे जो आपको सीए या सीएफए की बात करेंगे कि हमें सीएफए लेवल 1 करना। आपको पता है मालूम सीएफए की सैलरी क्या है? अगर सीएफए कोई बच्चा बन जाता है और अच्छी रैंक से आ जाता है, सीएफए लेवल होता है 1 2 3, अगर सीएफए लेवल 3 क्लियर करने के बाद तो उसकी 1,80,000 डॉलर है, मतलब 2.25 2 2.5 करोड़ रुपया सैलरी है। और आप अंदाजा लगा के देख लो, अगर आपकी बेसिक सैलरी 50,000 रुपये भी है, आप किसी सरकारी नौकरी में लगे, तो आपने 50,000 इंटू 12, 6 लाख रुपए साल के कमाए, 6 लाख इंटू 10, 60 लाख होगी। 60 लाख, और मैं कह रहा हूँ जिस हिसाब से महंगाई बढ़ेगी उस हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ेगी, मैं एक्सेप्ट मान के चलता हूँ। तो आपने 30 साल नौकरी करी, कितने रुपए कमाए? 6 दूनी 12, 6 18, 1,80,000, 1,80,00,000 रुपए कमाए, अगर आप केवल नौकरी के भरोसे ही हो। और क्योंकि जिस हिसाब से आजकल मोबाइलों का टेक्नोलॉजी हो रहा है, अब आप किसी को उल्लू बना के पैसा नहीं खींच सकते। है फलाने इतने रुपए दे दे, ना देवे, बिल्कुल ना देवे, मोबाइल चल रहा है रिकॉर्डिंग कर लेगा, समझ रहे हो? तो लगभग लगभग 2 करोड़ रुपया आप साल में कमाओगे अगर आपकी सरकारी नौकरी लग जाती है। और वो कितने कमा रहा है? अगर वो, मैं कह रहा हूँ, एक 2 लाख डॉलर भी उसके महीने के हैं, तो 1 लाख डॉलर की वैल्यू है 90 लाख। 2 लाख डॉलर की वैल्यू है कितनी? 1,80,00,000। जितना तुम पूरी नौकरी में कमाओगे उतना वो एक महीने में कमाएगा या एक साल में कमाएगा। मतलब क्या हुआ? लेकिन उस लेवल की ज्ञान तो हो। भारत में तो आज भी जो फाइनेंस लिटरेसी है ना, वो 35% है। आपको जान का आश्चर्य होगा। मतलब अगर टीयर 3 की बात करूंगा, टीयर, अगर कोई जो फ्रेंड सर्कल है, जो बच्चे हैं ना, वो बच्चे मान लो हमारे जो पढ़े लिखे हैं, हम तुम खैर हमारी खत्म, हम तो 35 40 50 के ऊपर हो गया, हमारी बात नहीं कर रहे। जो आज बच्चे हैं, जो बल्कि बच्चा भविष्य बनेगा, उससे पूछना तू क्या करेगा। क्योंकि मैं अपने बच्चे के एग्जाम्पल से बताता हूँ। मेरा बेटा सुबह 5 बजे रेस मारने जाता है। मैंने उससे पूछ लिया, बेटा तेरे फ्रेंड सर्कल में कितने लोग हैं? बोले पापा 12 13 बच्चे हैं। बोला बेटा उनका विचार क्या है, मतलब सोचने का तरीका क्या है उनका? बोला पापा कुछ नहीं, वो तो बोलते सब भगवान भरोसे। तो अब कैसे होगा यार? समझने की कोशिश कर रहे हो आप? तो बच्चे के अंदर भाई तुम्हें डालना पड़ेगा। आप भी वही पढ़ लो, अकबर ने वो युद्ध लड़ा, हुमायूं ने वो युद्ध लड़ा, लड़ लिए, वो लड़ लिए। अब जो चीज तुम याद कर रहे हो वो 2 मिनट में बता देगा। आज मशीन लर्निंग का टाइम है। आज आपके पास अब जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है। अब बताओ, हम अगर एआई में, अगर हमारा टोटल जो सरकार ने निकाल कर दिया है ना, वो पता कितने का? 10,372 करोड़ रुपए का बजट निकाल कर रखा है सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, कि हम ये पैसा एआई में खर्चा करेंगे। क्या होता है 10,000 करोड़ रुपया? बताओ क्या होता है? जो कंपनियां, एनवीडिया की वैल्यू बताऊं मैं आपको कितनी है? खैर, भारत की कुल जीडीपी के जितनी वैल्यू रखता है एनवीडिया, जो चिप बनाता है। अब बताओ वो हम 10,000 रुपये रख रहे हैं। तो यार ऐसा काम नहीं चलेगा। और सरकार डिजिटल की ओर ध्यान दे रही है, सबको डिजिटल कर दो, डिजिटल कर दो। अभी एसबीआई ने एक रिपोर्ट निकाली है, उस रिपोर्ट को देख के आप चौंक जाओगे। क्या कह दिया यार उसने? 40 लाख करोड़ रुपए का कैश में ट्रांजेक्शन हुआ है। क्यों हुआ है मालूम है? दरअसल हुआ ये कि जैसे यूपीआई का चलन बढ़ा, तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ना, तो यूपीआई के द्वारा जो भी उसने लेन देन किए, चाहे उसके अकाउंट में आए चाहे उसने दिए, उसने टोटल जो उसका साल में टर्नओवर हुआ उसके ऊपर इनकम टैक्स निकाल के उसको नोटिस जारी कर दिया। अब जो व्यक्ति है, मान लो मैं फल की दुकान करता हूँ, मैं सब्जी की दुकान करता हूँ, या मैं मोबाइल शॉप करता हूँ, मैं कुछ भी ऐसा काम करता हूँ जो छोटा मोटा काम है, जहाँ मेरा ट्रांजेक्शन हो रहा है। सपोज करो वहाँ मतलब मैं सब्जी का दुकान करके बैठा हूँ, दिन भर में मैंने 10,000 रुपये की सब्जी बेची। 10,000 में से, क्योंकि पैसा मेरे यूपीआई के माध्यम से अकाउंट में आया, मैं सुबह उसे निकाला, और निकालने के बाद मंडी में दे आया, या तो मंडी में भी मैंने फोन पे कर दी। तो 10,000 इंटू 10,000, 20,000 का ट्रांजेक्शन हो गया। ऐसा समझ लो, एक दिन में अगर उसने 20,000 का ट्रांजेक्शन किया, तो 20,000 इंटू 30,
मतलब 6 लाख रुपया, और 6 लाख इंटू 12, 72 लाख रुपया। अब 72 लाख का हिसाब दो तुम कहाँ से लाए। अब होगी बुद्धि खराब। भाई जब तुम्हें एकदम से नोटिस आ जाएगा इनकम टैक्स का कि आपके पास 72 लाख रुपए का साल में ट्रांजेक्शन है, आपने जो आईटीआर रिटर्न, खैर वो तो आईटीआर तो भरता ही नहीं, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर रहा, वो क्यों नहीं भर रहा है, किसान वो तो सब्जी बेच रहा है, उसका क्या मतलब है इनकम टैक्स। ये हुआ है, प्रैक्टिकल हुआ है, जो भी बात मैं बोल रहा हूँ थ्योरी के साथ बोल रहा हूँ। ये हुआ है तुम्हारा जो दक्षिण भारत में। और हुआ ये कि यार आदमी को 72 लाख का नोटिस आ गया कि अब 72 लाख रुपए आपने कमाए हो, मतलब आप 30% के स्लैब में आते हो, सरकार का नियम है, और आपने कोई टैक्स नहीं भरा, तो आप इस 72 लाख पर टैक्स दो। 72 लाख पर जनरली टैक्स कितना बनेगा, आप अगर मोटा मोटी 30% का भी स्लैब मान लो, तो मैं कह रहा हूँ 12 लाख एक तरफ कर दो, 60 लाख है, अगर 12 लाख रुपए का स्लैब मान के भी चल रहे हो तो 60 लाख बचे, और 60 लाख का कितना बना, 30%। अगर 10 लाख का 30%, 3 लाख बना, तो 36 18। अब उसे 18 लाख का नोटिस आ गया कि भैया आपको 18 लाख रुपए इनकम टैक्स वालों को देने हैं। ये अब जब इनकम टैक्स का 18 लाख का नोटिस आ गया, वो खड़ा हो गया देख के, भाई यो क्या हो गया। वे भगे फिरे फिर सीओ पीओ को ढूंढते हुए कि भैया यो क्या हो गया, देखियो देखियो। वो कह रहे भैया यो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो तुमने यूपीआई से ट्रांजेक्शन किया है ना, उस ट्रांजेक्शन के ऊपर निकाल के दे दिया। मतलब मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, थ्योरी बता रहा हूँ, जितना मेरा ट्रांजेक्शन है उसने मेरे ट्रांजेक्शन के ऊपर मतलब 15 लाख रुपए का इनकम टैक्स निकाल दिया, कर लो क्या करोगे तुम, ठोक दिया, लाओ भरो इनकम टैक्स। अब समझो जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ जो सब्जी बेच रहा है, वो छोटा आदमी है, जो कैश में लेन देन बढ़ा है ना, जो 40 लाख करोड़ का जो कैश लेन देन होना चालू हो गया है, जो एसबीआई ने रिपोर्ट निकाली है, उसके पीछे की वजह जो है ना, वो वजह ये है कि भैया जब आदमी का तुम नोटिस भेज रहे हो उसका टर्नओवर पे, टर्नओवर क्या है यार, तुम समझो यार, किसी भी व्यक्ति का जो नेट नेट खर्चा है। इसीलिए लोगों ने क्या सोचा, यार खत्म करो किससे को, अपन तो कैश में लेन देन चालू कर दो। सरकार चाहती थी कि डिजिटल करें, और सरकार को डिजिटल करने के लिए भी 4,000 करोड़ रुपया सब्सिडी के रूप में रखना पड़ा, क्योंकि जो यूनिफाइड इंटरफेस है ना, यूपीआई सिस्टम है ना, उसने बोला कि हम फ्री में नहीं कर पाएंगे कुछ। देखो क्या आज के युग में फ्री में कुछ नहीं होता, लोगों को ऐसा लगता है कि सब कुछ फ्री में मिलता है, मेरे भाई फ्री में कुछ नहीं मिलता। आपने कभी इस बात को नोट करा कि आप एक बार लोन लिख दो यूट्यूब पे, लोन, और बस उसे फिर मिटा दो, एक बार सर्च मार कर मिटा दो, आपको आने वाले 10 दिन तक लोन से रिलेटेड ही ऐड आएंगे, लोन से रिलेटेड ही। इस लेवल का एल्गोरिथम काम करता है। और दे फोन, हाँ जी आपको लोन चाहिए, हाँ जी आपको लोन चाहिए। मेरे भाई जिसने मेरे पैसे दिए आज तक उनने नहीं दिए, जिसने जैसा मैंने हाथ से दे दिया ना, उनने नहीं दिए। चाहे तो वो बीमार हो गया, चाहे तो वो मर गया, और चाहे तो जो है उसके समस्या आ गई, घर में तकलीफ आ गई, और ये कह रहा लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो। कैसे ले लो तुम, कहने का मतलब है ये जो आज जनता कैश के लेन देन की तरफ कन्वर्ट हुई है ना, उसके पीछे वजह ये है। और उसके जो कर क्यों रहे, जो अगर कोई कर रहा है तो कर इसीलिए रहा कि इनकम टैक्स सही डाटा नहीं पकड़ रहा, इनकम टैक्स टर्नओवर पकड़ रहा है। आपने कितने रुपए का इनपुट किया और कितने रुपए आपने आउटपुट किए, बस खत्म बात। और एक अकाउंट से नहीं, आपने जितने भी यूपीआई, क्योंकि जब आप यूपीआई यूज करते हो, चाहे गूगल पे करो, भीम पे करो, यूपीआई फोन पे करो, जिस भी ऐप के माध्यम से आप पैसा डालते हो, चाहे आपका अकाउंट कोई सा भी हो, तो आपके पैन कार्ड से लिंक होता हो। तो जितना भी आपने ट्रांजेक्शन किया वो पैन कार्ड के माध्यम से निकल के आ जाता है कि फलाने आदमी ने एक साल में इतने रुपए रिसीव किए, इतने रुपए डाले, बात खत्म, उलझ गए। अब फिरते तो चक्कर काटते। तो भाई जो सही आदमी ने बोला हम इस चक्कर में पड़ते ही नहीं, खत्म कर रहे थे धंधे को से। हमने करते थे ये धरी तेरी धर्मशाला, भाई कैश में होते थे, कैश का ट्रांजेक्शन हो गया 4 लाख करोड़ का। रिपोर्ट निकाली है भैया, एसबीआई ने रिपोर्ट निकाली, आप पढ़ो। मैं तो पढ़ना नहीं चाहता कोई। अब चलो वो तो लंबी वीडियो हो जाएगी, आगे चलते हैं। ऑटो कंपनियां अपना इस बार वो किराए में उसमें बढ़ोतरी करने जा रही है प्राइस में। अगर बात करें इससे पहले इन्होंने कब बढ़ाया था, तो अप्रैल 2025 में इन्होंने किराया बढ़ाया था। उसके बाद जीएसटी 2.0 सरकार ने कट दे दिया था। उसके बाद कुछ रियायत मिली, और रियायत मिलने के बाद हालात ये बने कि जो मेटल के प्राइसेस हैं, चाहे वो सिल्वर ले लो, एल्युमिनियम ले लो, तांबा ले लो, और तुम्हारा पेनेट्रिलियम ले लो, लोहा ले लो, इनके क्या है कि जो
प्राइस हाई हुए ना, मतलब जो मेटल है, मेटल की कीमतें बढ़ने से है, जो ऑटो कंपनियां है ना, चाहे उसमें मारुति सुजुकी हो, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, टाटा मोटर्स हो, अशोक लीलैंड हो, चाहे फोर्स, कोई भी गाड़ी हो, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई अब हम किराए उसमें बढ़ोतरी करने जा रहे हैं कंपनी के प्राइसेस में। अब कैसे पता चलेगा? डीलर आपकी गाड़ियों के ऊपर प्राइस बढ़ाने जा रहा है। हालांकि मामूली सी वृद्धि होगी, 2% से 2.5% के आसपास। कारण ये है कि मेटल के प्राइस बहुत बढ़ गए। मेटल के प्राइस क्यों बढ़ गए? क्योंकि ट्रम्प जो हमारा फूफा है, जगत फूफा, वो नाराज हो गया। उनने दुनिया के अंदर परेशान कर दिया। किसी को कुछ कह रहा, किसी को कुछ कह रहा, किसी को कुछ कह रहा, किसी को कह रहा मैं चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, उधेड़ दूंगा, यो कर दूंगा, वो कर दूंगा। कभी तो वो हत्थे भल्ले लेके एकदम चढ़ जाता है ईरान के ऊपर। घंटा भर वो बाद ही वो फिर जो है टेबल कुर्सी खोजता मिलता है कि ला जाओ रे, टेबल वेबल ले आओ, बैठ के बात कर लें। अल्टीमेटली अमेरिका के अंदर जो मध्यवर्ती चुनाव होने वाले हैं ना, अभी जैसे अपने यहाँ मध्यवर्ती चुनाव होते हैं वैसे ही, तो उसके अंदर अमेरिका चाहता है कि ट्रंप को बढ़त मिले। ट्रंप को बढ़त कब मिलेगी? ट्रंप को बढ़त तब मिलेगी जब वो इस तरह के कोई फैसले लेगा जिससे उनकी जनता को लगे कि अमेरिका पहले जैसे अमेरिका उदारवादी नहीं रहा। अमेरिका अब लोगों पे अपना अधिकार जमाता है। भाई हम कौन से इनके मतलब ईमानदार ठहरे, या हम कौन से इनके वफादार ठहरे? हम तो अमेरिका के पहले ही 36 के आंकड़े रहा। अमेरिका को जरूरत थी भारत की। अमेरिका को अपना धाक जमानी थी। अमेरिका को इंडो पैसिफिक में अपनी पावर बढ़ानी थी। इसलिए वो भारत की साथ आया, कहला सरकार। यानी हम कौन सा इनके जो है इतने बड़े वफादार? इन्होंने तो 1972 वाले युद्ध में अपना 7वां बेड़ा भेज दिया था भारत के खिलाफ। वो तो रूस हमारा पुराना मित्र था, जो रूस ने बोल दिया कि अगर आपने भारत के ऊपर हमला किया तो ये डायरेक्ट रूस के ऊपर हमला मान लिया जाएगा। और अगर रूस के ऊपर हमला आपने किया, उनने उनने बोला जो 7वां बेड़ा गया था ना, ईगल बेड़ा बोलते थे इसको, ये ईगल बेड़ा बोलते थे, जो अमेरिका का, इनका ब्रिटेन वगैरह का बेड़ा था, ईगल बेड़ा, कि अगर आपने हमारे ऊपर हमला करा तो हमारा जो परमाणु बम है हम पर जस्ट उनमें फूल आ रही है। ईगल बेड़े ने बोला कि हमारे पास में परमाणु हथियार हैं। तो रूस ने बोला कि भाई परमाणु बम तो हम भी लाए, पर गिनती हमने भी नहीं करी कितने। तुम तो एक काम करो, कर दो फायर, जो होगा देखा जाएगा। या तो तुम है या तो ये है। तो भाई हम अमेरिका से ऐसा ना कि हमारा पहले से जो है बहुत बड़े मित्र हैं, हम अमेरिका के मित्र ना भाई, हमारा तो पहले ही 36 का आंकड़ा। अब भारत पे एफआईआई को प्यार क्यों आया? आज एफआईआई ने खरीदा क्यों? उससे पहले जान लेंगे। जो जेपी मॉर्गन की आज बुलिस हुआ है भारत के शेयर बाजार पे। जो जेपी मॉर्गन है, जिस तरह से भारत के अंदर ब्रोकरेज है ना, तुम्हारा शेर खान है, मोतीलाल ओसवाल है ना, BNK24 है, और एक दो ब्रोकरेज और है। ये ब्रोकरेज क्या है कि किसी स्टॉक को लेके अपना ओपिनियन देती हैं। जैसे आपने देखा कि मोतीलाल ओसवाल ने इस फलाने स्टॉक का अपना ओपिनियन दिया कि ये स्टॉक यहाँ से 1200 जा सकता है ना। ऐसे ब्रोकरेज फर्म अपना अपना ओपिनियन देती है, उसके पीछे उनकी रिसर्च रहती है। ऐसा नहीं कि उठाया कोई भी स्टॉक का दे दिया, उससे अपने रिसर्च करती है, उनकी टीम लगी रहती है, वो देखती है, उसके बाद उस स्टॉक के बारे में वो कुछ अपना ओपिनियन देती है कि भाई ये यहाँ से नीचे गिर सकता है, क्या ऊपर जा सकता है। जैसे कल मैंने आपने ध्यान दिया होगा, तो BSC को लेकर के, एंजल वन को लेकर के, या जो कैपिटल मार्केट के शेयर है उनको लेकर के मैंने अपना ओपिनियन दिया था कि ये स्टॉक गिर सकते हैं। सेम हुआ कि आज बढ़ते हुए बाजार में भी ये नीचे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं भगवान हूँ, मैं केवल अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, उसके पीछे एनालिसिस है मेरी, मेरा उसके पीछे टीम है। जो है समझने की कोशिश करो कि ऐसे ही जो जेपी मॉर्गन बैंक है, जो अमेरिका का है, वो भी दुनिया के जो शेयर बाजार है उन शेयर बाजारों के एनालिसिस करते हैं और उसके बाद में उनको अपना ओपिनियन देते हैं। मतलब क्या उस पर बुलिश होते हैं या उस पर बैरिश होते हैं। अगर आपको लगता है कि ये भारत के जो शेयर बाजार हैं ये नीचे जाएंगे, तो क्या बोलेंगे कि जेपी मॉर्गन बैंक की एक रिपोर्ट आई है, उसने भारत को डिग्रेड कर दिया है और उसको जो टारगेट है वो घटा दिया है। टारगेट घटा दिया है, उनको लगता है कि शेयर बाजार यहाँ से नीचे जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम कि उनने अपनी रेटिंग घटाई है। आज जेपी मॉर्गन ने जो भारत के ऊपर अपनी रेटिंग है उसे अपग्रेड किया है। उसका कहना ऐसा है जेपी मॉर्गन का कि भाई भारत का जो निफ्टी है ना, वो आने वाले एक साल के अंदर 30,000 जा सकता है, जो अभी 25,500 या 700 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो एटलीस्ट ये मान के चलो कि 15-17% के आसपास का उन्होंने टारगेट दिया है। अब जेपी मॉर्गन को इतना सीरियस ले कि ना ले? यार भाई लेना पड़ेगा। जेपी मॉर्गन बैंक ने जब चांदी $60 पर औंस पर चल रही थी, उन्होंने शॉर्ट करी थी।
और चांदी चली गई 4.5 लाख। उनने कहा बेटा आना पड़ेगा तुझे 2-2.5 लाख पे, 60 तो ना रहने दो। मानना नहीं गल ना। ट्रम्प को कहते देखे ना क्या कहे हो, ए कहला यो इसे हटाओ, गवर्नर दूसरा गवर्नर लगाओ। हाँ भाई डॉलर इंडेक्स कमजोर हो रहा, एक काम करो कोई ब्याज दरों में कमी नहीं होगी, डॉलर इंडेक्स मजबूत। हाँ भाई सोना चांदी का क्या हिसाब चल रहा, ऊपर चल रहा, एक काम करो एम से उसको जो शिकागो MCX एक्सचेंज है, इधर आओ जी सर, तुम अपना कितने परसेंट का मार्जिन पे काम करा रहे हो? बोले साहब हम तो 10% के मार्जिन पे काम करा रहे हैं। अगर किसी को 1 किलो चांदी खरीदनी है, 3 लाख का रेट चल रहा है, 30,000 रुपये तो हाल खरीद लो, खत्म करो। इसे 50% का कोलेटरल मार्जिन करो। जिसे 3 लाख की चांदी खरीदनी है वो 1.5 लाख जमा करेगा तो खरीदेगा, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल है। क्यों क्या कर दिया, यही करा है भैया। इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया में अमेरिका अगर छींक दे तो दुनिया में बुखार हो जाता है। अभी हम 2 दिन अगर अभी अभी की बात करें ना, तो हम केवल अपने कारणों पर रिएक्ट कर रहे हैं। अमेरिका का बाजार बंद, चीन का बाजार बंद, और ज्यादातर जो यूरोप के बाजार है ना वो रिएक्ट करते हैं अमेरिका के बाजार को देख कर। हाँ भाई ये रो रहा है तो हम भी रो लो, अगर सब रो रहे तो हम भी रोएंगे, और सब हंस रहे तो हम भी हंसेंगे। मतलब ऐसे समझ लो एक ड्यूटी है, एक ड्यूटी में जाना है तुम्हें, एक बस आ रही है, उस बस में तुम्हें रोज 8 बजे जाना है। अब जब तुम्हारा मूड बहुत ही अच्छा था, बिल्कुल हरा भरा, हाँ सब, और तुम बस में गए और बस में सारे के सारे रो रहे थे अब तुम कितना ही अच्छा मूड हो, तुम क्या करोगे भाई, एक बार तो तुम भी कर दोगे, ख्याल रहे तो कर ही दो, जो होगा देखेंगे समझेंगे बाद में। ऐसा ही माहौल, इसको बोलते हैं सेंटिमेंट, कि ये सेंटिमेंट होता है। मान लो आपको भी जाना है उसी दिशा में, और आपका मूड बहुत खराब है, घर से लड़के आए हो, खाना नहीं खाया, झगड़ा हो रहा है, टेंशन हो रही है, और जब तुम गए तो सारे के सारे आपके दोस्त एकदम हंस रहे, हाँ 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 क्या मजा आ गया, मजाक मस्ती कर रहे, तो तुम भी बोल, एक बार को तो टेंशन भूल जाओगे ना, छोड़ दो रे क्या चक्कर में पड़ रहे तुम, चलो भाई चलो। तो कहने का मतलब है जो ग्लोबल सेंटिमेंट है ना, वो बाजार के ऊपर रिएक्ट करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि भारत के अंदर सब कुछ अच्छा होने के बाद भी भारत के शेयर बाजार गिरते हैं, संभलते नहीं है। सब तो ठीक था, कल FII ने भी खरीदा था यार, कल तक तो सब ठीक लग रहा था, अब ऐसा क्या हो गया? मतलब मैंने ऐसे ऐसे लोगों से भेंट हुई है मेरी, जिन्होंने निफ्टी उस दिन खरीदा, IT, जिस दिन गैप अप ओपन हुआ, जब जब वो आई डील हुई थी ना, तो उन्हें लगा कि अब डील होगी, अब सब कुछ पॉजिटिव है और खरीद लो अभी टाइम है, उन्होंने खरीद लिया। अब देखना सेंटीमेंट कैसे बिगड़ता है। खरीदा कोई, अगर मैं किसी स्टॉक खरीदने बेचने की कोई राय नहीं दे रहा, मैं केवल आपको एग्जांपल से बता रहा हूँ। अगर स्टॉक खरीदा उन्होंने 1800 पे, जो इन्फोसिस है वो 1800 पे चल रहा था जैसे उनने गैप अप ओपन करी, अगर उनने सपोज करो 10,000 शेयर खरीद लिया, ठीक है, चलो भाई कोई बात नहीं, 18 लाख के आ गए। अब वो एकदम से सेंटीमेंट इतना नेगेटिव हुआ कि 1300 बार खड़ा हो गया, तो उसने बेचेगा तो 13 लाख, तो 5 लाख घुस गए। आप देखो स्टॉक की किसी अगर स्टॉक को आप सिलेक्शन कर रहे हो तो उसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है? पहले तो स्टॉक सिलेक्शन से पहले आपका वित्तीय सलाहकार इंपॉर्टेंट, उसे ढूंढ लो, वो बाकी अपने आप ढूंढ देगा। कैसे? अरे यार कैसे, क्या बात ये है, तुम अस्पताल में गए हो, तो अस्पताल में जाकर तुम कह रहे हैं मेरा पेट दर्द है, मैं करूँ क्या? तो भाई सबसे पहले डॉक्टर को ढूंढ लो, वही बताएगा क्या करना। सिंपल समझो, अगर बाजार गिरा और तुम्हारा बाजार शेयर उतना नहीं गिरा, समझ लो तुम ठीक हो, सही दिशा में हो। और बाजार गिरा 1% और तुम्हारा स्टॉक गिर गया 5%, तो भैया वो गलत है, वहाँ खतरा है, समझ लो। जैसे उदाहरण से समझना, कोई खरीदने बेचने की कोई राय नहीं है। जैसे NTPC है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, शायद स्टॉक गिरा 65-62 के आसपास आया, और 67-68 अभी भी चल रहा। ये देखो खरीदने बेचने की राय नहीं, असेंगल ट्रायंगल पैटर्न देखा जाता है, इसका मतलब ये है कि अगर एक पॉजिटिव खबर इसको फाड़ देगी। आपने देखा एक खबर पे एक IFC शेयर है ऊपर भागा, लेकिन वो फिर से एकदम 61-62 पर भी चल रहा है। तो जो खबरों के ऊपर रिएक्ट करते हैं वो ज्यादा दिन नहीं चलते। जब भी कोई स्टॉक खबर के दम पे ऊपर जाए ना, तो अगर कोई खबर आ गई वो स्टॉक ऊपर चला गया, तो समझ लेना कि ये नीचे आएगा, 100% आएगा। खबर से शेयर अगर एकदम से ऊपर जाता है तो वो नीचे आता है। कोई भी स्टॉक का अगर ऐसे मूवमेंट है ना, ऐसे बिल्कुल ऊपर जा रहा है तो वो आएगा। स्टॉक का मूवमेंट ये रहना चाहिए, तो रुकता है। जैसे कोल इंडिया है, कोल इंडिया 405 के आसपास चला गया, नतीजे आए
और नतीजा आने के बाद पता चला कि 5.5 रुपये का डिविडेंड दे दिया कि बस 5.5 रुपये का डिविडेंड है। मान लो तुमने अगर 10,000 शेयर उठा रखे तो तुम्हें 55-56 हज़ार रुपये तो वैसे ही मिल जाएंगे डिविडेंड के। पड़ा रहने दो, का फर्क पड़ेगा भाई। तुमने मोटा मोटी समझ लो ना, 450 रुपये का शेयर है, 450 का नहीं, 400 रुपये के आसपास। तुमने 4 लाख रुपए लगाए, तुम्हें साल भर में 25-30 रुपये तो वैसे डिविडेंड डिविडेंड के मिल जाएंगे। खरीदने बेचने की राय नहीं है। तो कहने का मतलब है एनटीपीसी है, आईएफसीआई है, या केएनआर कंस्ट्रक्शन है, देखा नहीं नीचे था अभी एकदम से 5-7% एकदम चढ़ गया। तो सब होता रहता है, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल धरातल पे हो जाएगा। जैसे ईएमएस है, आज ईएमएस उस जगह पे है जिस जगह पे लिस्ट हुई थी कंपनी। इसका आईपीओ आया था, आईपीओ आने के बाद ये लिस्ट हुई थी, लिस्टिंग वाली जगह पे खड़ा है। तो ऐसा क्या, ऐसा भाई अपने लिस्टिंग से भी नीचे ले जाओगे, हो सकता है, जा भी सकता है। तो इसलिए सावधान रहे, अलर्ट। जो भी कुछ करें वित्त सलाहकार से बिना पूछे ना करें। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।